किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। मैं हूं सुरभि शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आपको खेती किसानी के संबंध में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे चने की उन्नत किस्मों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, चना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। हमारे बहुत से किसान भाई बहन चने की खेती करते हैं। तो कैसे आप उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एम यासिन, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय सीहोर से। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार किसान भाइयों। ये हमें बहुत खुशी है इस वक्त कि अब जो आने वाला मौसम चने का आने वाला है, रबी का आने वाला है, तो हम क्यों ना इस मौसम की शुरुआत में ही चने की बात कर लें। तो हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो चने से किस्मों के से रिलेटेड हैं। मतलब किस्मों का चयन कैसे करें, कौन सी किस्में अच्छी हैं, किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि चने की किस्में हम कई बार अच्छे खेत होते हैं तो अच्छी किस्में नहीं होती हैं, और अच्छी किस्में होती हैं तो जो उस लायक नहीं होती हैं जो उस खेत के लिए होती है। इस तरह से हम बहुत सी बातें देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश में करीब करीब 50 से 60 किस्में हैं, और आज के जो इस वर्तमान परिस्थिति में करीब 25-30 किस्में जो बीज की चेन में हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी, भारत में अगर देखा जाए तो करीब करीब 300 किस्में हैं। तो हम यह कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस्में जो किसान भाई लोग लगाते हैं तो वो समझें पहले हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे खेत की ज़रूरत क्या है, हम कौन सी किस्में लगाने से हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कौन सी किस्में लगाने से हमको फ़ायदा का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जो चीज़ें लगा रही है उसकी वहाँ बिक नहीं रहा। अगर वहाँ बिक नहीं रहा है तो फिर उनको नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस एरिया की डिमांड क्या है। उस एरिया की डिमांड का मतलब ये है कि हो सकता है मिल हो तो दाल बनाने वाली हो तो दाल बनाने वाली किस्मों की ज़्यादा डिमांड हो सकता है वहाँ पर जो बेसन बनाने वाली हो तो उनका अलग डिमांड होगी। एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पर अलग डिमांड होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मार्केट जहाँ पर एश्योर्ड हो, जहाँ पर मार्केट पक्का हो, वो किस्मों पे आप ध्यान दीजिए। एक तो ये है। दूसरा फिर ये है, इन सब से ऊपर फिर आ जाती है उत्पादकता। हमारी ज़मीन कैसी है, 1 पानी की है उपलब्धता, 2 पानी की उपलब्धता है, या 3 पानी की है, या हमारे पास उकटा रोग तो नहीं है, वहाँ पे ज़मीन में कोई रोग तो नहीं है, वहाँ पर इल्ली का प्रकोप तो नहीं है, वहाँ ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। दूसरी बात ये आती है कि नई किस्मों का बीज आप ले लीजिए। अब हम थोड़ी सी जो बात करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट बात इसलिए आती है कि कभी कभी हमारे पास बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो आज की डेट में लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, जो मज़दूरों की कटाई का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस कंडीशन के लिए भी हमने एक किस्म निकाली है, वो है मशीन से हार्वेस्ट हो जाएगी, और वो किस्म का नाम है RBG 204। JNKBV से एक वैरायटी निकली है, उसका भी नाम, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो उसको ज़्यादातर वो लोग लगाएं जो जिनके लार्ज स्केल में बहुत बड़े एरिया में खेती होती है, जहाँ मशीन हार्वेस्टर चलाने की बात हो। और आने वाले दिनों में तो मजबूरी होगी, हमारी मशीन हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगी हमको। तो हमारे पास 204 नाम की ये किस्म है जो मशीन हार्वेस्टेबल है। आज नहीं तो कल ये बीज हमको अपने खेतों में ले जाना पड़ेगा। तो नई नई किस्में एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब ये 40 ग्राम 45 ग्राम सौदाने का वजन से जिनका ज़्यादा वजन है, उन किस्मों को आपको लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट के रेट ज़्यादा मिलेंगे, हाई रेट मिलेंगे, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये मालवा रीजन में। लेकिन बाकी क्षेत्रों में छोटा सा काबली दाना होता है जो घरों में यूज़ होता है। ऐसी भी बहुत सी किस्में हैं। RB KG 101 है, 111 आई है, 121 नाम से आई है। तो ये किस्में तो हमारे पास अभी नई किस्में हैं, और इसी तरह JNKBV से भी किस्में आई हैं। तो उन किस्मों को आप लगाएं। तो किस्मों को चयन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि हमारे पुराने एक्सपीरियंस क्या रहे, उस पर हमने क्या सुधार करना है, और हमें नई लगाना है तो क्यों लगाना है। तो बहुत ज़्यादा मत ले जाइए, आप थोड़ा थोड़ा लगाइए। आपको 10 किस्में लगाइए, 5 किस्में लगाइए, जो आपको स्क्रीन खुद कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं जिनको, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और उसको बढ़ाइए। और हमारी तो यही सजेशन हो कि हमारी वैरायटी निकलती है वो तो काफ़ी लंबी टेस्टिंग के बाद निकलती है, इसलिए कोई संदेह तो है नहीं इसमें। लेकिन हमारी ज़मीन कहीं हल्की होती है, कहीं गहरी होती है,
और कहीं कुछ समस्या होती है, उस कंडीशन में, और हमारी मार्केट की डिमांड है, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उसके लिए आप अपना डिसीजन लीजिए। और जहाँ तक हो किस्मों का बीज आप जो संस्थाएं हैं वहाँ पता कर लीजिए वो बीज कितना बीज अवेलेबल है और किसके पास अवेलेबल है। वरना ये होता है आखिरी वक्त में हम लोग कोशिश करते हैं तो वो भी दिक्कत आती है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। फिर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि हमारे पास कुछ ये नई किस्में हैं, ये वाली, ये जो हरे रंग की है, पकने के बाद भी हरा रहता है दाना इसका, और हरा दाना पकने के बाद भी रहता है। इसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई मिलती है और अगर आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि 50 रुपये का आधा किलो पैकेट मिलता है, मतलब 100 रुपये किलो नॉर्मल रेट है इसका। तो आने वाले दिनों में ये किस्म अगर आपके पास मार्केट की सुविधा है, वहाँ पर कोई ख़रीदार हो या बड़े एरिया में लग जाए, इसका पूरा का पूरा ट्रक बाहर कोई ले जाए, तो ये किस्म आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। फिर एक हमने और किस्म नहीं निकाली है, वो ये है जो हम लोग बाज़ार में रोस्टेड चने खाते हैं, फूटे जिसको बोलते हैं, जो बड़बूजे लगा के बोलते हैं, तो उसमें ये दाना बहुत अच्छा है। इसका दाना का वज़न भी ज़्यादा है, बड़ा भी है दाना। तो ये किस्म आने वाले दिनों में हम ये चाह रहे हैं कि किसान की आय बढ़े। आय बढ़ने का मतलब ये है कि जिसकी मार्केट ज़्यादा होगी उससे इनकम ज़्यादा होगी, जिसकी मार्केट कम होगी उससे इनकम कम होगी। तो मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम में अगर आपको जाना है तो आप मार्केट जनरेट करिए, उसको कहीं ना कहीं अपने पूरे क्षेत्र में जितना मैक्सिमम एरिया आप लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़रीदार उसके आ जाएँ तो वो उसका रेट बढ़ जाएगा और उसकी मार्केट बढ़ जाएगी। उसका इस तरह की किस्में लगाने से, जैसे हमारे पास काबली भी है, काबली में भी कई हमारे पास जो हमारे पास देसी और काबली के क्रॉसेस से भी जो बीज बना है उनका दाना बहुत बड़ा है। तो वो चना चोर के लिए अगर कोई लगाना चाहे, इस तरह की चीज़ें भी, अगर आप कन्फेक्शनरी आइटम में जाएँ तो आप किसी कन्फेक्शनरी वाले से पूछिए तो पता चलेगा आपको कि वो कितनी तरह की चीज़ें बनाता है। चने की सारी चीज़ें इंडिया में बनती, तो जब वो सब चीज़ें बनती हैं तो उनके लिए हम अलग अलग किस्में का कहीं ना कहीं मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम पे जाएं। तो हम ये चाहेंगे कि चने की किस्मों के चयन आप बहुत सावधानी से करें, मार्केट ओरिएंटेड करें। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो बिक जाए वही सबसे अच्छा और जो ना बिके वो हमारे नुकसान का सौदा। तो हम आपको चाहेंगे कि आप चयन किस्मों का चयन बड़े सावधानीपूर्वक, पानी, ज़मीन और रोग और इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के करें। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अभी से इस बारे में सोचकर अपने बीजों का इंतज़ाम कर लेंगे। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर एम यासिन ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि विश्वविद्यालय एक ऐसा शैक्षिक संस्थान है जहां से देश की तरक्की के लिए हमारे युवा कई सारे शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। और ऐसे में क्या कुछ चल रहा है कृषि महाविद्यालय सीहोर में, क्या कुछ वहां की गतिविधियां हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमें जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर HD वर्मा, कृषि महाविद्यालय सीहोर से। नमस्कार। आर्य के कृषि महाविद्यालय परिसर में किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है। आर्य के कृषि महाविद्यालय सीहोर बहुत ही पुराना महाविद्यालय है और इसमें 3 प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
पहली शिक्षण की, जिसमें हमारे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। बहुत से अधिकांश किसान भाइयों के बेटे बेटियां यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरे, यहाँ अनुसंधान कार्य किया जाता है। जो विभिन्न फसलें हैं उनके अनुसंधान के यहाँ केंद्र हैं। इनमें मुख्य रूप से सोयाबीन अनुसंधान, चना परियोजना, अरहर परियोजना और मुलार्प, जिसमें मुख्य रूप से मूंग, उड़द और मसूर आदि फसलों पर अनुसंधान किया जाता है। तीसरा कार्य है प्रचार प्रसार। जो यहाँ से तकनीक तैयार होती है और अनुसंधान के माध्यम से बीज उपलब्ध होते हैं, जातियाँ निकाली जाती हैं, खेती की नई नई तकनीक निकाली जाती हैं, उनका प्रचार प्रसार भी इस महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए और भी जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। जहाँ तक शिक्षण की हम बात करें तो इसमें हमारे इस महाविद्यालय में लगभग 90 विद्यार्थी प्रतिवर्ष ग्रेजुएट कोर्स में भर्ती होते हैं और एक विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट में करीब 12 विद्यार्थी भर्ती किए जाते हैं। इस तरह से 8 विभाग में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें कृषि के सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें शिक्षण के साथ साथ में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है और इसमें उनकी अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। जैसे क्लासेज और शिक्षण के अलावा खेलकूद की सुविधाएं हैं, खेलकूद में भाग लेते हैं विद्यार्थी। उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत यहाँ पर जिम भी उपलब्ध कराया गया है। जो हमारे बच्चे हैं वो जिम का लाभ भी लेते हैं। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित वर्ष भर किए जाते हैं और इसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक विषय के रूप में भी इसका वो अध्ययन करते हैं। और इस कार्यक्रम के तहत गांव में जाके जागरूकता अभियान करना, गांव में कैंप लगाना और इस तरह के कार्यक्रम महाविद्यालय में भी संचालित किए जाते हैं। इसके साथ में एक दूसरी क्रिया है एनसीसी। एनसीसी में भी हमारे छात्र भाग लेते हैं और एनसीसी की भी जितनी गतिविधियां हैं उसमें बी और सी सर्टिफिकेट कोर्स इनको कराया जाता है। इसमें छात्र बहुत से कैंप में भाग लेते हैं। कैंप में सभी तरह की खेलकूद की और बौद्धिक विकास की गतिविधियां भी होती हैं, उसमें भी हमारे छात्र भाग लेते हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को दिया गया है। इसका नाम है नाहेप, हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोजेक्ट मिला है, उसमें भी बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं और कुछ अधोसंरचना विकास के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम बनाई जा रही हैं। स्मार्ट क्लासरूम में पूरी सभी सुविधाएं होंगी, उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड, कैमरे, सभी सुविधाएं और अच्छे से अच्छा फर्नीचर, ये सब सुविधाएं होंगी और जिसमें हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वहाँ जाके नई तकनीकों से शिक्षण कार्य कर सकें। और इसके अलावा दूसरे भी कार्यक्रम इसमें लिए गए हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण इसका बिंदु है कि डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा से हमारे विश्वविद्यालय का MOU है और उसमें ये किया गया है कि हमारे यहाँ के कुछ छात्र उस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए 1 वर्ष के लिए जा सकते हैं। 3 वर्ष यहाँ कंप्लीट करने के बाद 1 वर्ष के लिए कनाडा जा सकते हैं और वहाँ जो 1 वर्ष का अध्ययन होगा उसमें जो कुल खर्च आएगा उसमें आधा खर्च विश्वविद्यालय वहन करेगा और आधा खर्च छात्र को वहन करना होता है। और उसमें 2 डिग्री मिलेंगी, एक विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की और एक डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा की। और छात्रों का वहाँ व्यक्तित्व विकास भी होता है, इसलिए ये कार्यक्रम इसके अंतर्गत लिया गया है। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी एडवांस ट्रेनिंग के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं, तो जिसमें हम शिक्षा का सुधार कर सकें। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें भी हमारे छात्र भाग लेते हैं। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं सांस्कृतिक गतिविधियों
में पूरे छात्रों को प्रशिक्षण और उनमें उनके कंपटीशन होते हैं विश्वविद्यालय लेवल पर और राज्य लेवल पर, उसमें भी हमारे छात्रों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं और ये गतिविधियाँ भी खूब अच्छी तरह से हमारे महाविद्यालय में संचालित की जा रही हैं। अनुसंधान में हमारे यहाँ परियोजना सोयाबीन परियोजना मुख्य है। अन्य परियोजनाएं मैंने अभी आपको बताई हैं। सोयाबीन में भी अच्छी जातियाँ निकाली गई हैं, कैसे उनका खरपतवार नियंत्रण करें, कैसे उसमें उर्वरक, जैविक उर्वरक और किस तरह से उपयोग करें, कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें, ये सब विधाओं में अनुसंधान जारी है और इनकी अनुशंसाएं किसान भाइयों तक पहुंचाई जाती हैं। इसी प्रकार चना परियोजना में भी अच्छी जातियां हैं और उनमें जो जातियां ऐसी हैं जिनको मशीन से भी हार्वेस्टर से काटा जा सके, रीपर से काटा जा सके, तो ऐसी भी जिसमें लागत कम आए किसान भाइयों को, इसके भी प्रयास हैं। और इसमें भी अनुसंधान में जो उकटा और दूसरी बीमारियां लगती हैं उनसे रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ हैं उनको निकालने के प्रयास लगातार यहाँ हो रहे हैं। कई जातियाँ रिलीज भी यहाँ से हो गई हैं और कल्चर किस तरह से हम इसमें उपयोग कर सकते हैं और दूसरी और गतिविधियाँ हम किस तरह से नमी का संरक्षण कर सकते हैं और किस तरह से उर्वरक प्रबंध, जल प्रबंध कर सकते हैं, ये विधाएँ इसमें ली जाती हैं। अरहर परियोजना में भी अरहर की बीमारियों के बारे में और उसके अच्छे उत्पादन के लिए कार्य किया जाता है। मुलार परियोजना में उड़द, मूंग और मसूर, इनके लिए बहुत ही अच्छी जातियों का विकास हुआ है और लगातार जारी है। इसमें भी अधिक उत्पादन की तकनीक का विकास किया जाता है। हमारे महाविद्यालय में हॉर्टिकल्चर विभाग से, चूँकि मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर की बहुत संभावनाएं, विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर विभाग से एक नर्सरी भी तैयार की गई है और ऑर्चर्ड भी बनाया गया है जिसमें नए नए किस्मों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं और वो किसान भाइयों को उपलब्ध भी कराए जाते हैं। तो इस तरह से ये हम अनुसंधान कार्य करते हैं और इसका प्रचार प्रसार में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों के यहाँ प्रचार प्रसार के तकनीक के प्रचार प्रसार के लिए फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस डाले जाते हैं और किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है, भ्रमण कराया जाता है और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देते हैं जिसमें वो गांव-गांव में जाके किसान भाइयों को प्रशिक्षित कर सकें। इस तरह से समग्र रूप से ये गतिविधियां महाविद्यालय में संचालित की जाती हैं। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियां आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आज के कृषि दर्शन के अंक में फ़िलहाल इतना ही और आप देखिए खबरें खेती की। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं प्रमुख समाचार। फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में कई राज्यों से आगे। धान की सीधी बोनी, मशीन विकसित। मसूर का भरपूर उत्पादन, मुनाफेदार अजवाइन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर का नवनिर्मित परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किए हैं। उन्होंने उन किसानों से भी बातचीत की है जो नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में कृषि संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान अधिक पौष्टिक बीजों पर है, जो खासकर बदलते मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल है और कृषि को सुरक्षा कवच मिलता है तो उनका विकास तेजी से होता है। उन्होंने बताया कि भूमि के संरक्षण के लिए 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की किसान हितैषी पहलों के बारे में बताया, जैसे किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 100 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभियान, फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को नई किस्मों के बारे में, इसके अलावा बीज उपलब्ध कराना और इस प्रकार से अधिक उपज प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया गया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। गत रबी सीजन में 430 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई और किसानों को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है।
चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में कई राज्यों से आगे के बारे में। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में कई प्रांतों से आगे है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के कार्य सभी किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सक्षम हैं और कृषि के क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं और इसमें से 5,000 करोड़ के प्रस्ताव बैंकों द्वारा स्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश द्वारा इसमें सर्वाधिक परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए की भागीदारी के साथ की गई है, जो सराहनीय कार्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मध्य प्रदेश मिशन मोड कृषि विकास के लिए कार्य करते हुए तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश मॉडल राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि अधोसंरचना और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। कृषि मंत्रालय के केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एग्री इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग किया गया है। करीब 1,000 करोड़ रुपए के अलग अलग कार्यों जैसे कोल्ड स्टोरेज, चेन प्रारंभ करने, वेयर हाउस निर्माण आदि के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। चलिए अब बात करेंगे धान की सीधी बोनी मशीन के लिए विकसित। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के मध्य रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत धान की सीधी बुआई के लिए एक मशीन विकसित की गई। यह स्वचालित मशीन धान के बीजों को बराबर कतार से कतार तथा बराबर 4 से 5 बीजों को एक जगह पर बुआई करता है। साथ ही मशीन उर्वरक को मिट्टी के अंदर डालती है। इस मशीन की कार्य क्षमता 1 करोड़ प्रति घंटा है। इस मशीन का उपयोग कर किसान धान की बुआई कम समय एवं कम लागत में कर सकते हैं। देश विदेश में यह मशीन निश्चित रूप से किसानों के लिए उपयुक्त होगी, ऐसा विश्वास वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट किया गया। चलिए अब बात करते हैं मसूर का भरपूर उत्पादन। मसूर सभी तरह की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन दोमट और भारी भूमि उपयुक्त मानी जाती है। खेत की 3 से 4 जुलाई को जुताई करें तथा पाटा चलाएं, जिससे नमी संरक्षित की जा सके। मसूर का बीज 16 से 18 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। बीज को प्रारंभिक अवस्था में फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए बुआई के पूर्व थायरम या कार्बेंडाजिम की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम तथा पीएसबी कल्चर प्रत्येक की 5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। अक्टूबर के मध्य बुआई के लिए उपयुक्त समय है। 15 नवंबर तक का समय मसूर फसल की बुआई देरी की अवस्था में की जा सकती है। चलिए अब बात करेंगे मुनाफेदार अजवाइन की। अजवाइन औषधि फसल है, प्रायः हर घर में इसका उपयोग होता है। अजवाइन का क्षेत्र मालवा में ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से पैदा की जा सकती है। अजवाइन लगाने के लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें ताकि अंकुरन प्रभावी ढंग से हो सके। खेत की तैयारी के समय 15 से 20 क्विंटल गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा 87 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास भी डालें। बुआई के 40 से 50 दिनों बाद 87 किलो यूरिया से टॉप ड्रेसिंग भी करें। टॉप ड्रेसिंग के पहले एक सिंचाई कर खेत में नमी बना लें ताकि यूरिया का भरपूर फायदा मिल सके। बुआई नवंबर तक ही की जा सकती है। किसान भाई ध्यान रखें कि बीज की मात्रा 2 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ही देने की वैज्ञानिकों की सलाह की अनुशंसा करते हैं तथा संभव बीज को गोबर खाद में मिलाकर बोएं ताकि पौधों की सघनता ना हो पाए। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार।